देखा था, दैट वाज प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड रिजिड बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडीज, ठीक है, क्लियर की डेफिनेशंस। उसके बाद में एक्चुअल कांस्टेंट से रिलेटेड डिस्कशन करना था, इसलिए डिफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया था। वैभव, व्हाट वाज डिफॉर्मेशन? Change in shape and size of the body is called as deformation. Sit down. Deformation can occur in three ways. Tanvisha. Change in length, change in volume, change in shape. Very good. Sit down. Akshay. What is stress? उसके बाद इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेस को, फोर्स पर यूनिट एरिया. सिट डाउन. प्रज्वल, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. सिट डाउन. उसमें हमने स्ट्रेस को एक्चुअल में डिफाइन किया था इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इंटरनल फोर्सेस हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम कंसिडर करते हैं इंटरनल फोर्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, एंड डेफिनेशन बनती है फोर्स पर यूनिट एरिया. कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया. उसके बाद में जैसे डिफॉर्मेशन के 3 टाइप थे, वैसे स्ट्रेस के भी 3 टाइप. तो फर्स्ट वन आता है रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. साक्षी, रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ कौन सा स्ट्रेस था? अरे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. सिट डाउन. क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस? फोर्स बाय एरिया. उसके बाद में वॉल्यूम स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया. उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया. अगेन दूसरा कांस्टेंट आता है स्ट्रेन. अजिंक्य, व्हाट वाज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस. काय यांचं? मल्टीप्लिकेशन का डिविजन? डिविजन मतलब रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन. सिट डाउन. सुमित, यूनिट ऑफ स्ट्रेन. Unitless or dimensionless quantity. Very good. Sit down. Prasad, types of strain. Related to change in length, longitudinal strain. Related to change in volume, volume strain. Related to change in shape, shearing strain. Very good. Sit down. Bhagat, longitudinal strain का formula. Force by area. इकडे तू. Longitudinal strain. प्रतीक. Change in length upon original length. Sit down. Yash, वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस ऑफ dv by v. वेरी गुड. सिट डाउन. प्रथमेश, शेयरिंग स्ट्रेन tan थीटा और सिंपली थीटा या फिर x by h. श्रवण, उसका स्टेटमेंट क्या था बेटा शेयरिंग स्ट्रेन का? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर अपॉन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, फिर जाके वो थीटा बनता है. ठीक है. उसके बाद में हुक्स लॉ देखा था. वैष्णवी, व्हाट वाज हुक्स लॉ? सिट डाउन भगत. यू टेंसियो सिक्विक एज द स्ट्रेस सो द स्ट्रेन, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसलिए ग्राफ में क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. वेरी गुड. सिट डाउन. उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिक्वायर्ड होता है, जिसको हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिनोटेड बाय म्यू. तो स्ट्रेस इक्वल्स टू बना म्यू इंटू स्ट्रेन, तो म्यू इक्वल टू बनेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो फिर से जैसे डिफॉर्मेशन 3 टाइप का, स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, वैसे इलास्टिक कांस्टेंट भी 3 टाइप का. फर्स्ट वन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. ऋतु, रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. वेरी गुड. या फिर FL अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, और उसको क्या बोला था हमने? यंग्स मॉडुलस. सिट डाउन. तेजस, क्या था बेटा यंग्स मॉडुलस? mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, या फिर ओके. उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है. सिट डाउन. शुभम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस. वेरी गुड. क्या था बल्क मॉडुलस? v इंटू डी पी बाय डी वी. एंड एट द एंड आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सिट डाउन. अक्षय, व्हाट वाज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? एफ अपॉन ए थीटा. एफ अपॉन ए थीटा मतलब शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन. तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड सारे कांस्टेंट डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट. खुशी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स. Very good. Sit down. Sakshi, stand up.
रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. के काय के फक्त के के इक्वल्स टू 1/k. नाही ना, असं नाही ना. सिट डाऊन. वैष्णवी, रिलेशन बिटवीन व्हेरियस इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. हां नाही ना, तू बल्क मॉडेल सांगते. आपल्याला त्यांच्यामधलं रिलेशन पाहिजे. जे खुशीने सांगितलं का तेच. तन्विषा सांगता येतं का? व्हेरी गुड. सिट डाऊन. सांग. प्लस 1/k. वेरी गुड. सिट डाउन. रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट के बाद में हमने देखा था इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट. राम, डेल्टा एल इक्वल्स टू वाई वाई यंग्स मॉडुलस. सिट डाउन. ठीक है. साक्षी, व्हाट वाज इलास्टोमर्स? सिट डाउन. स्नेहल, स्टँड अप. केले काही लेक्चर केले ते ऑनलाईन नाही? सिट डाऊन. हर्षवर्धन, स्टँड अप. व्हॉट वॉज इलॅस्टिक फटिग? म्हणजे काल तुम्हाला अर्धा तास एवढं तोंड वाजून लेक्चर दिलं, काही फरक नाही पडला आहे ना. मी काय सांगितलं, ही फर्स्ट स्टेप आहे आपली. कन्सेप्ट क्लिअर होऊन फॉर्म्युले प्रिपेअर करणं, कळालं ना. यानंतर फिजिक्स सुरू होतं. सिट डाऊन. वैभव, व्हॉट इज मॅलिएबिलिटी? प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल्स और मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. एंड उसके लिए कंडीशन क्या होती है? प्लास्टिक रीजन मस्ट बी ग्रेटर. जैसे कि सिट डाउन. प्रथमेश, व्हाट इज डक्टिलिटी? हाँ, वायर तैयार होतं. व्हेरी गुड. इट्स कॉल्ड एज डक्टिलिटी. ठीक है. सिट डाउन. हरी, व्हाट इज मीन बाय ब्रिटल मटेरियल्स? जिसके लिए प्लास्टिक रीजन क्या होती है? एक्सट्रीमली स्मॉल होती है. मतलब इलास्टिक लिमिट खत्म, डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. सिट डाउन. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. श्रवण, स्ट्रेन एनर्जी. हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन. सिट डाउन. ऋतु, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. वेरी गुड. सिट डाउन. प्रसाद, इन टर्म्स ऑफ वाई बोलो बेटा. स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस बोलेंगे तो वाई कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. स्ट्रेन बोलेंगे तो वाई कहाँ पे? न्यूमरेटर में. मतलब 1/2 इंटू स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन वाई. 1/2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वेयर इंटू वाई. वेरी गुड. सिट डाउन. राम, व्हाट वाज इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट? K equals to y into R naught. F upon R naught. वेरी गुड. ठीक है. ये था इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट. नेक्स्ट, यशवंत. यशवंत, रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट. वेरी गुड. सिट डाउन. ठीक है. इतना ही डिस्कस किया था. और कुछ मिसिंग है? हाँ, कल देखा था रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर. क्या था? आर थीटा इक्वल्स टू एल फाई. मतलब फाई इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन एल. ठीक है. तो इस तरह से इलास्टिसिटी रिलेटेड वेरियस कंसेप्ट हमने डिस्कस की थी. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी. एक मिनट, उससे पहले वर्कशीट हो गई सॉल्व करके?
चलो तो डाउट्स लेने हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं. कितने लोगों ने किए सॉल्व? सॅटर्डे फ्रायडेला मिळाली होती ती सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट केले. वेरी गुड. कौन कौन नहीं है? ऋतु, साक्षी, 2-4 लोगों नहीं है. ठीक है, चलो अभी डाउट्स लेते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, जिसमें डाउट्स है रेज योर हैंड्स. 1, मला एकदा वर्कशीट द्या. केली सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 1, 2, फर्स्ट वन क्या है कि सिग्मा अगर निगेटिव होगा, तो कल मैंने बोला था कि सिग्मा निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? लेंथ बढ़ने से रेडियस बढ़ेगी. वो पॉसिबल है क्या? हर बार क्या होता है, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, लेंथ बढ़ती है तो एरिया डिक्रीज होता है. डिक्रीज हो गया मतलब पॉजिटिव, लेकिन वो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा. इसलिए वो निगेटिव होता ही नहीं प्रैक्टिकल. सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 नंबर. ओके, 7 में बोला है कि 2 वायर्स हैव डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2. अब जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है. मतलब आपको गिवन है R1/R2 कितना है? 1/2. उसके बाद में बोला है कि लेंथ इन द रेशियो, कितना रेशियो है लेंथ का? L1/L2 इज इक्वल्स टू 3/4. एंड यंग्स मॉडुलस का भी रेशियो दिया है, मतलब Y1/Y2 कितना ये? 2/3. ये रेशियो हमें गिवन है एंड हमें फाइंड करना है इफ दे आर सब्जेक्टेड टू द सेम स्ट्रेचिंग फोर्स देन द रेशियो ऑफ इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब कौन? डेल्टा एल. ठीक है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू f इंटू एल अपॉन a इंटू डेल्टा एल, या फिर mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा एल. रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या बन रहा है? mg l अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू वाई. यहाँ पे mg पाई कांस्टेंट है क्योंकि लोड उन्होंने कांस्टेंट बोला था. इसका मतलब ये जो इलोंगेशन है डेल्टा यल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. देन ये जो इलोंगेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर इंटू वाई. इसलिए जब हम इनका रेशियो लेंगे, इलोंगेशन इन फर्स्ट केस अपॉन इलोंगेशन इन सेकंड केस, तो क्या होगा? L1/L2 तो हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. लेकिन जो दोनों डिनोमिनेटर में उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा? R2/R1 का स्क्वायर इंटू Y2/Y1. तेजस क्लियर है? अभी इनकी वैल्यू पुट करो. L1/L2 कितना है? 3/4. R2/R1 का स्क्वायर करना है, मतलब 2/1 का स्क्वायर 4. Y2/Y1 कितना दिया है? 3/2. तो 4 कैंसल. कितना आ रहा है फिर ये? 3:1, सॉरी 9:2 आहे का ऑप्शन मध्ये? हाँ 4.5 सी. तेजस क्लियर? ओके. 7 हो गया. बाद में 8, 9, 10. 10 में दिया है कि स्पेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.02%. इसका मतलब कल मैंने लेक्चर में बोला था क्या होता है? dv/v 0.02% है. इसका मतलब 0.02 अपॉन 100 है. इसका मतलब 2 × 10⁻⁻4 हो गया. हे सगळ्यांना कळालं का? एवढं कळालं की बाकी क्वेश्चन सॉल्व होते. परसेंट में दिया मतलब हम क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्लियर ही है? आगे क्या बोला है? व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, मतलब P दिया है कितना है? 100 एटमॉस्फेयर. कन्वर्जन आपको ब्रैकेट में दिया था कि 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना है? 10⁵ है. इसका मतलब हमें 100 को भी 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो dv/v आ गया, d पे आ गया, k ही पूछेंगे. क्या कैलकुलेट करने को बोला है? बल्क मॉडुलस k. तो k इक्वल्स क्या होता है? v इंटू dp/dv. बट हमें डेटा जो है इस फॉर्म में दिया है, इसलिए मैं न्यूमरेटर का v डिनोमिनेटर में अगर भेज दूंगा तो ये dv/v होता है. ये एडजस्टमेंट 1/1 को अपन न्यूमरेटर में लेके आते हैं. तो यहाँ पे dp दिया है, कितना है dp? 10⁷. अब dv/v कितना है? 2 × 10⁻⁻4 है. अब 1/2 कितना होता है? अब ये +7 पहले से थे, -4 ऊपर जाके +4 + 7, तो 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर. दिस विल यूर बल्क मॉडुलस. हा एक ऑप्शन मध्ये ऑप्शन में क्या दिया है? 0.5 की जगह पे 50 करके दिया है.
मतलब डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो 50 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोणाला डाउट होता? श्रवण क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11 में? नहीं डाउट है कि 11 में कोण हो? अथर्व, व्हेरी गुड, म्हणजे वर्षित सोडवलीस तू। 11 में क्या दिया है? लेंथ ऑफ स्टील रेल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना है एरिया? 40। अब ये 40 के बाद में क्या लिखा है? स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है? वही होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब एरिया कितना बन रहा है? 40 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। अब ये यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं किसी को, सेंटीमीटर का मीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर बनेगा -4। आगे बोला है कि लेंथ कितनी है? लेंथ 20 मीटर है। बिटवीन समर एंड विंटर इट्स लेंथ चेंजेस बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या दिया है? डेल्टा एल दिया है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। देन व्हाट फोर्स पैरेलल टू इट्स लेंथ इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इंक्रीजिंग द लेंथ इन समर? y दिया है, हमें मालूम है कि y इक्वल्स टू क्या होता है? यंग्स मॉडुलस F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। यहाँ पे सब कुछ गिवन है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या बनेगा? F इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। नाउ पुट देयर वैल्यूज। y कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 11। एरिया कितना है? 40 इंटू 10 टू द पावर -4। डेल्टा एल कितना है? -2। यल कितना है? 20 है, तो ये 2, ये 10, ये 10, ये 4, तो कितना आएगा फिर? 4 इंटू समथिंग। 4 का ऑप्शन एक ही है, फिर 10 की पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ए इज द आंसर। अथर्व नेक्स्ट 12, 13, 14, 15, 15, 14। 14 में क्या दिया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, वो सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे बेटा, सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर लिखा आहे ना, पण अगोदर एरिया म्हटलंय, म्हणजे ती प्रिंट मिस्टेक आहे। शुभम, हाच डाऊट आहे का क्वेश्चन मध्ये डाऊट होता? आता येऊन जाईल ना? चला 15, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस हैज इट्स अपर सरफेस डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 x दिया है, एंड h कितना होगा? 5। टेंजेंशियल फोर्स 0.25, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी F अपॉन ए थीटा, तो 5 अपॉन 5 वहाँ पे 1 आ रहा है थीटा, tan थीटा, तो F कितना है? 0.25। देखो ईटा इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन ए थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब उन्होंने बोला है फोर्स अप्लाई किया है, कितना है फोर्स? 0.25 न्यूटन। अब इसके बाद में हमें थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? x बाई एच। x मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना दिया है? डिस्प्लेस बाय 0.5 सेंटीमीटर, तो ये बना 0.5 इन सेंटीमीटर। h मतलब क्या? फिक्स साइड से, फिक्स एज से डिस्टेंस, मतलब साइड हो गई क्यूब की, कितनी है वो? 5 है, तो थीटा कितना आ गया? 0.1। ये भी क्लियर है। अब बची बात एरिया की। क्यूब की एक फेस का एरिया मतलब स्क्वायर होता है, तो एक साइड लेंथ अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन एरिया है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 की पावर -4 आएगा। अब वैल्यू पुट करते 1 बाय 1। फोर्स कितना है? 0.25। अब ये 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.1 है, इसका मतलब ये 25 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में हम 10 टू द पावर -2 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 25 -5 था, ऊपर जाके +5 हो जाएगा। 25 तो +5 -2 यानी 1000 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। डी इज द आंसर। शुभम 16, 17, 17 क्या दिया है? 17 में एक्सटेंशन ऑफ वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड इज 2 मिलीमीटर। क्या ये 2 मिलीमीटर? डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज गिवन एज 2 मिलीमीटर। आगे एक्सटेंशन इन ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट हाफ ऑफ द रेडियस। अब रेडियस का एंड एक्सटेंशन का क्या रिलेशन था? y इक्वल्स टू mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा एल है।
तो आर स्क्वायर डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? इनवर्सली। मल्टीप्लीकेशन में मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इक्वल्स टू क्या होगा? R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 कितना था? R1 मतलब क्या है? रेडियस, सेम लेंथ बट हाफ द रेडियस, बाद में हाफ हो गई, मतलब R1 को अगर R लेंगे, R2 कितना है? R/2, उसका करना है स्क्वायर, RR कट, 1/1/2 ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो एक्सटेंशन बनेगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा L1। L1 कितना था? 2 इंटू 4 8 मिलीमीटर, सो ऑप्शन सी। क्लियर है? कौन सा डाउट हो तो 17? चलो आगे 18 में क्या दिया है राम? वही रिलेशन बेटा देखो, ये जो थे ना प्रोपोर्शनलिटी, कहाँ पे गए? ये सेम रिलेशन। क्या बोला देखो? एल्यूमिनियम एंड स्टील वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जॉइंट एंड टू एंड। कंपाउंड वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट एंड लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड। वाई फॉर स्टील इक्वल टू 20/7 टाइम्स बोला है। y for steel equal to 20/7 times y for aluminium, एंड हमें क्या बोला है? देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। फिर से y का एंड डेल्टा एल का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। तो y फॉर स्टील अपॉन y फॉर एल्यूमिनियम अगर 20/7 है तो एक्सटेंशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 7/20, सो ऑप्शन डी राम। ओके 19 20 21 20 पहले 20 कर रहे थे, ठीक है। 20 में क्या बोला है? 2 वायर्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, लेंस रेडियस दे आर स्ट्रेच, फिर से वही रिलेशन है। किसको डाउट था 20 में? 20 में झाला बेटा क्लियर? हे सोडवलं आपण, ते सिमिलर होतं, प्रोपोर्शनिटी होईल का यशवंत? चलो आगे 21 में क्या बोला है? मेटल प्लेट के डायमेंशन है 10 × 10 × 1, one of its space having larger area is fixed, tangential force is applied to the opposite larger space, lateral displacement दिया है and modulus of rigidity दिया है, then the tangential force कितना होगा? तो ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। ईटा दिया है, ए कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशंस दिए उसके, देन थीटा कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। किसको डाउट है इसमें? 21 में सबको डाउट है? किसको डाउट है? हाथ ऊपर करो। कळालं का? येऊन जाईल मग आता? खुशी येईल का? नहीं। देखो क्या दिया है हमें? ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा, और बोला यहाँ पे एफ कैलकुलेट करो। एफ कितना बनेगा? ईटा इंटू ए इंटू थीटा। ईटा डायरेक्टली गिवन है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या बोला है? मेटल प्लेट के डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, मतलब ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, एंड उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है, मतलब इधर की डिस्टेंस ये 1 मिलीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है। समझ में आ रहा है? तो ये 10 × 1 इस साइड का एरिया आ जाएगा। उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब x दिया है, कितना दिया है? x 1.2 × 10⁻³ तो ये x बनेगा, ये h बनेगा, वहां से थीटा आ जाएगा। खुशी विल का? ट्राई करो, नहीं हुआ तो इंडिविजुअली आ जाओ। देन 22 23 टेंजेंशियल फोर्स दिया है, सरफेस एरिया दिया है 0.1 मीटर फ्रॉम फिक्स सरफेस, अगेन सेम कंडीशन है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। एफ दिया है, ए दिया है, थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? x/h। x कितना है? शिफ्ट ऑफ 7 मिलीमीटर, h कितना है? 0.1 मीटर। तन्विशा हो जाएगा। नेक्स्ट 24 25 26 सॉल्व नहीं किया, डाउट नहीं है। 27 तेजस 27 में बोला है टेंसाइल फोर्स गिवन है डबल्स द लेंथ। अभी ये सॉल्व किया था हमने थ्योरेटिकली, अगर यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, लेंथ डबल हो रही तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस होता है। तेजस ऐसे सॉल्व किया, देखो लास्ट वर्कशीट में मुझे याद है, y इक्वल टू हम लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेंथ डबल कर रहे हैं, इसका मतलब लेंथ स्ट्रेन सेम रहेगा, इसलिए स्ट्रेस इक्वल टू y बनेगा। तो स्ट्रेस कितना था? 3.2 × 10⁻⁷, एंड यहाँ पे हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल फाइंड करना है, तो कितना आएगा? फोर्स दिया है ना, फोर्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा? y इक्वल टू स्ट्रेस बनेगा, तो स्ट्रेस मतलब बनेगा फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स अपॉन एरिया 3.2 कैंसल,
एंड +7 अपॉन -4 है, ऊपर आके 11 हो गया. ओके 28, 29. स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, tied rigidly at both the ends at 45 degrees Celsius. Temperature of the wire is decreased to 20 degrees Celsius. Then the change in the tension, म्हणजे change in the force of the wire will be thermal stress equals to y alpha delta theta. एक बार स्ट्रेस आ गया, फिर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगा. फोर्स मतलब कौन है? टेंशन. टेंशन फोर्स बोथ आर सेम हो जाएगा. किसको डाउट है 29 में? करा लो. ओके 30. चलो क्लियर है. फिर नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है? देखो, इन ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. यस देवेश, वेरी गुड. ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. अप्लाइड स्ट्रेस मतलब वर्किंग स्ट्रेस, इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कंसेप्ट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा कि रोड पे ट्रैवल करने वाली जो ट्रक्स होती है, जो हेवी लोड कैरी करके लेके जाती है, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे हर एक चेक पोस्ट पे, हर एक चेक पॉइंट पे जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उनको क्या करता है? रोकता है एंड उनको फाईन देता है. समझ में आ रहा है ना? आपल्याला वाटतं की हे चुकीचं करताय म्हणून, बरोबर आहे? ब्राईब घेता, असं काबर करता, त्रास देता, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला नॉर्मली वाटतात. बट अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो जो कर रहे हैं वो एकदम इसेंशियल वर्क है रिलेटेड टू गवर्नमेंट. अब ये कैसे इसेंशियल वर्क हो गया? हे माहिती आहे ना, प्रत्येक चेकपोस्टला, प्रत्येक सिटीच्या एंट्रन्सला, इकडं तिकडं प्रत्येक ट्रक हेवी व्हेकल्स जर असतील तर त्यांना पोलीसवाले 100% थांबवतातच आणि प्रत्येकाला ऑलमोस्ट फाईन देतातच, बरोबर आहे? तो वो गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए एकदम इसेंशियल टास्क है, ये मैं बोल रहा हूँ. समझ में आ रहा है ना? आपल्याला वाटतं ते काय ब्राइब घेता, हे घेता, ते घेता, असं काही नाही. ठीक है ना? एकदम नेसेसरी वर्क है वो. ऐसे क्यों? हाँ वेरी गुड. क्यों? रोडवर खड्डे पडतात म्हणून. ओके, आपला इथे सिरीज आला होता म्हणजे माहिती तुम्हाला आहे ना. ठीक है, राइट डाउन. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू, कैंसल. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. अब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, इसका मतलब समझ में आ रहा है? वर्किंग स्ट्रेस मतलब जो एक्चुअल वर्क में हम अप्लाई करने वाले हैं, या फिर अप्लाइड स्ट्रेस भी बोलते हैं उसको. एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पे वायर मटेरियल जो भी वो ब्रेक होने वाला है. ठीक है? जैसे नॉर्मली कोई भी व्हीकल है या फिर कोई 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद मैन्युफैक्चरर जो है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक्सप्लेन करता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेवी व्हीकल्स लिए हमने, हेवी व्हीकल्स म्हणजे जिसमें लोड ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं. ठीक है? तो उसका क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यू कैन नॉट टेक लोड विच इज मोर देन 2 टन, 3 टन, 5 टन एंड 10 टन. समझ में आ रहा है? ऐसे स्पेसिफिकेशन होते हैं. बट ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी मतलब व्हीकल का ओनर ऐसा नहीं है जिसकी आरटीओ पासिंग 5 टन की थी एंड वो कभी भी 5 टन से कम लोड लेके जा रहा है, कधीच नहीं घेऊन जात. ठीक है? वो ऑलमोस्ट कमीत कमी डबल घेऊन जातो. समझ में आ रहा है ना? मतलब मैन्युफैक्चरर बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि 5 टन से ज़्यादा लोड आप कैरी नहीं कर सकते. बट वो कितना कैरी करके लेके जा रहा है? वो 10 टन लेके जा रहा है, 12 टन लेके जा रहा है, 13 टन लेके जा रहा है. समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कंसेप्ट होती है जो हर एक को मेंटेन करनी पड़ती है. अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने बोला है कि हमारे व्हीकल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 2 रखा है. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इसका मतलब क्या होगा? 2 इज इक्वल्स टू बनेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. अब ये वर्किंग स्ट्रेस वो बोलते हैं कि आपको कितना मेंटेन करना है? 5 टन, इतना ही लोड लेना है. बट ब्रेक कहाँ पे होगा? तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक होने वाला है 10 टन तक. मतलब 5 की जगह पे 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे तो भी वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस ही नहीं है. समझ में आ रहा है ना? फिर ये क्यों मेंटेन करते फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इसका नाव फैक्टर ऑफ सेफ्टी है. कळाला ना? कि लिमिट उसकी 5 टन है, बट इन केस एक्सीडेंटली या फिर कोई इमरजेंसी केस में 5 की जगह पे थोड़ा लोड एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे तो भी व्हीकल ब्रेक नहीं होनी चाहिए. कळालं ना? बट आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 असेल तरी पण काही हुशार लोक काय करतात, हा 5 टन जो काही आहे याला रिप्लेस करतात बाय 10 टन. तो ये 10 × 2 कितना हो गया? तो 10 टन पे वो ब्रेक होने वाला था,
इसने ॲड किया 20 टन, मग 100% बघतो आपण काय होतं ट्रकचं, है ना. अशी चालणारी ट्रक कधी अशी होऊन जाते, कळालं ना. कुछ तो प्रॉब्लम होता देखा होगा ना रोड पे, तो वो क्यों होता है, उन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है ना, उसको भी क्रॉस कर दी लिमिट. एंड वही कंडीशन होती है कि जो रोड पे चलने वाली व्हीकल्स होती है उसकी हर एक की लोड की कैपेसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग रोड बनाए जाते हैं. जो अभी मैं एग्जांपल बोलने वाला था, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं था मालूम. तो वहाँ पे जो भी रोड बनता है तो रोड पे गवर्नमेंट पहले कैलकुलेशन करते, जैसे सिटी के अंदर रोड बनते हैं वो डिफरेंट है, हाईवे के रोड बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इसलिए जो हेवी व्हीकल्स है उनको सिटी में एंट्री नहीं होती है, उनको बाईपास से जाना पड़ता है. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तो लोड रोड में से पास होने वाला है. तो जब भी लोड पास होगा मतलब क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई होगा. तो जो रोड का मटेरियल है वो उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या बोलते हैं हम, डिजाइन किया जाता है कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे सो दैट इतना लोड वहाँ पे कैरी हो सकता है. पहले ते डांबराचे रोड होते, बरोबर आहे ना, 4-8 दिवसाला खड्डे पडायचे, अभी उसको रिप्लेस करके वाइट टैपिंग आ गई, सीमेंट रोड आ गए. समझ में आ रहा है ना. तो इसकी जो वर्किंग स्ट्रेस है या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो इतना बढ़ा दिया गया है की वहाँ पे खड्डे पडणे की मतलब पॉसिबिलिटी नाही आहे. तरी पण आपल्याकडे त्यामध्ये पण पडतायत. म्हणजे जगामध्ये एक असं ऑब्झर्वेशन होतं की व्हाईट टॅपिंग की जो रोड आहे ऑलमोस्ट फॉर 20 इयर्स त्याला मेंटेनन्सचं कामच पडत नव्हतं. बट आपण त्याचंही रेकॉर्ड ब्रेक केले, आपल्याकडे 4-4 महिन्यात खड्डे पडले त्याला पण, ठीक है ना. कसे पडले काय पडले ते आपल्याला काही माहीत नाही, बट इन जनरल इस तरह की कंडीशन होती है. तो सपोज जो हेवी व्हीकल्स के बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो 40 टन आरटीओ पासिंग दे रहा है कि एक व्हीकल है जो 40 टन इतना लोड कैरी कर सकता है. तो जब भी रोड डिज़ाइन होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि रोड डिज़ाइन करते टाइम आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 मेंटेन करो. इसका मतलब क्या है कि 40 टन की जगह पे 80 टन की ट्रक भी जाएगी तो भी रोड का जो मटेरियल है उसको बियर कर पा सकता है. इस तरह से आपको रोड बनाना है, ठीक है. ये गवर्नमेंट के टेंडर में होता है. फिर तो टेंडर जब फाइनलाइज होता है इन कंस्ट्रक्शन, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टर, जब वो रोड बनाने का स्टार्ट करता है तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 2 की अमाउंट थी वो अमाउंट ऑलरेडी 80% से 60% से लेस होकर उसको मिलती है. समझ में आ रहा है ना. तो उसके लिए वो क्या करता है, फिर कॉस्ट कटिंग करता है. कॉस्ट कटिंग करके क्या करता है, जो मटेरियल यूज़ करना था वो मटेरियल यूज़ ही नहीं करता है और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 80 टन का था वो लाके 40 टन पे रख देता है. समझ में आ रहा है. एक साइड से ये मिस्टेक होती है. दूसरे साइड से अगर 40 टन की जो आरटीओ पासिंग वाली ट्रक है वो अगर 40 टन लेके जाएगी तो किसी भी रोड के ऊपर खड्डा ही नहीं पड़ेगा. समझ में आ रहा है. लेकिन ट्रक वाले को मालूम है 40 टन लोड लेके जाने के लिए फॉर एग्जांपल दिल्ली टू चेन्नई जाना है और उसको मिल रहा है एक ट्रिप के 80,000. समझ में आ रहा है. तो वो क्या करता है, 40 टन का लोड जो ट्रक लेके जाने वाली थी उसमें 75 टन लोड ऐड कर देता है. इससे क्या हो गया, जो ट्रांसपोर्टर था जिसको मटेरियल लेके जाना था 2 ट्रिप के लिए जो टाइम लगने वाला था हाफ टाइम में उसको मटेरियल मिल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा जो ट्रांसपोर्ट वाला था जिसकी ट्रक थी उसको एक ट्रिप में डबल पैसे मिल रहे हैं, मतलब 80,000 के 1,60,000 मिल रहे हैं, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है ना. लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, दिल्ली टू चेन्नई जहाँ पे भी जाने वाला है फिर ये रोड को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट. मतलब जास्त बोलता येत नाही आपल्याला, आहे की नाही, ऑनलाइन रेकॉर्ड असतो है ना. तो इस तरह से ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्क करता है. सेम वे जब भी क्रेन होते, क्रेन मालूम है, उसको लिफ्ट किया जाता है. क्रेन को मतलब एखाद्या गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला किंवा कुठला लोड असेल उसको लिफ्ट करने के लिए लिफ्टिंग क्रेन यूज़ किए जाते हैं. तो उसमें वायर रोप्स होते, देखे कभी वायर रोप्स कैसे होते. वायर रोप्स वो एक वायर नहीं होता है, सिंगल वायर होते हैं एंड उनको कंबाइन करके फिर एक केबल के फॉर्म में बनाया जाता है. तो फिर वहाँ पे कितना लोड वो कैरी करने वाला है, कितना लोड लिफ्ट करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उस वायर रोप का मटेरियल है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मतलब रेडियस है वो डिज़ाइन किया जाता है. समझ में आ रहा है. एंड इसी तरह का बस इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन करतो काय, माउंट एवरेस्ट. कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, एग्जैक्ट 8 नहीं है, 8 पेक्षा कमी है, 7,688 ऐसे कुछ तो है. 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं मीटर में. हाँ, माउंट एवरेस्ट एंड ये लार्जेस्ट पीक है. उससे ज़्यादा हाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी माउंटेन की नहीं है. ऐसे क्यों, असं कशामुळं. सेकंड पीक कौन है, K2. वेरी गुड. उसके बाद अब सेकंड है मतलब K2 की हाइट माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में कमी होगी. समझ में आ रहा है ना. असं का होतं, माउंट एवरेस्ट पेक्षा मोठा कुठला अजून माउंटेन का बरं नाही.
नाहीये नाही या त्याचं काय कारण असेल? त्याचं कारण असं आहे की अर्थ का जो मटेरियल है वो मटेरियल जो भी प्रेशर बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग वो होता है P = H ρ G। प्रेशर का फॉर्मूला है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको डिराइव भी करने वाले हैं। प्रेशर क्या होता है? H × ρ × G, वेर H का मतलब हाइट, ρ का मतलब G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड P मतलब प्रेशर है। इसको अप्लाई करने के बाद क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होती है, जैसे बल्क मॉडुलस में हमने देखा था। तो अर्थ के मटेरियल का जो भी बल्क मॉडुलस है K है वो कांस्टेंट है, जिसके लिए प्रेशर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो H मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो बनेगा P / ρ × G, मतलब अर्थ के सरफेस के लिए K / ρ × G। तो अर्थ के मटेरियल का बल्क मॉडुलस एंड ρ G अगर पुट करेंगे प्रैक्टिकली जो भी माउंटेन प्रेजेंट है उनके लिए, तो ये हाइट आती है 8 किलोमीटर। मतलब कोई भी माउंटेन 8 किलोमीटर के बियॉन्ड अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं बन सकता। अगर वो बन गया तो क्या होगा? सपोज 8 का 10 किलोमीटर हो गया तो वो डायरेक्ट अर्थ की वॉल्यूम चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है ना? अर्थ मध्ये खड्डा पडेल, खाली जाईल तो, क्योंकि अर्थ का जो मटेरियल है उसको कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है माउंटेन की हाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के एप्लीकेशन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो हम बीम यूज करते हैं, बीम करता हो, ये बीम है, ये कॉलम है। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी के ऊपर ये स्लैब यहाँ पे मतलब है। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, बट ये वेट जो है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? सरफेस के ऊपर। बट एग्जैक्टली मेरे नीचे जो सरफेस है वो हवा में है। समझ में आ रहा है ना? इसके नीचे कोई कॉलम नहीं है, तरी पण मी खाली पड़त नहीं। ऐसे क्यों हो रहा है? सिस्टम क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो स्ट्रेस में अप्लाई कर रहा हूँ, ये स्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये जो फ्लोर है पूरा, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है स्ट्रेस किसको? बीम को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? बीम को। फिर बीम उस स्ट्रेस को ट्रांसपोर्ट करती है टू द कॉलम, एंड ये कॉलम फिर यहाँ से 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर, 1st फ्लोर से ग्राउंड, एंड फिर ग्राउंड पे जाके वो क्या करते हैं? रिएक्शन देते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अगर किसका है तो कॉलम एंड बीम का। समझ में आ रहा है ना? वॉल ब्रिक्स की बनाई है या फिर वो सीमेंट ब्रिक्स की बनाई है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉलम एंड बीम जो बनाते हैं तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया है उसके ऊपर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम का डिज़ाइन होता है, कॉलम का नहीं, बीम का डिज़ाइन होता है, वो हमेशा से हम क्या करते हैं? आई शेप रखते हैं। आई शेप कळतं का? ये इस तरह से समझाऊन घ्या आता 3 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, आई शेप मतलब ABCD मतलब आई होता है ना, उसके शेप में रखते हैं। ऐसे क्यों? उसके लिए रीजन है कि यहाँ पे जब भी हम W इतना लोड अप्लाई करेंगे बीम के ऊपर, तो इसकी वजह से ये बीम में जो है इस तरह से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन म्हणजे आपल्याला येतं ते डिप्रेशन नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल बीम थी लोड अप्लाई करने से क्या होती है? ऐसे बेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला जो डिप्रेशन होता है डेल्टा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? W × L³ अपॉन 4 × BD³ × Y। अब W मतलब कौन? जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, वेट अप्लाई कर रहे हैं। L मतलब कौन? ये लेंथ। B मतलब कौन? विड्थ। एंड ये D मतलब होती है डेप्थ। तो ये डेल्टा जो है ये D के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम अगर D को बढ़ाएंगे तो डेल्टा क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? इसकी जो डेप्थ है उसको मैक्सिमम रखते हैं, और मैक्सिमम रखने के बाद मटेरियल अगर हमें कम रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे सेंटर में बस इतना ही होता है, एंड में बस हम इस तरह का एक साइड में, इस तरह का एक साइड में जो इसको पार्ट कनेक्ट कर देते हैं, और ये आई शेप की बनती है, जिससे क्या होगा? फिर डिप्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 by 1 फिर से। W मतलब कौन है? वेट यानी लोड। L मतलब कौन है? लेंथ। B मतलब, D मतलब, Y मतलब, तो डेल्टा यंग्स मॉडुलस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, इसका मतलब Y बढ़ाएंगे तो डेल्टा। इसलिए हम क्या करते हैं? ये जो बीम बनाते हैं उसमें स्टील का यूज मैक्सिमम करते हैं। ठीक है ना?
अगर ये वाय के ऊपर डिपेंड नहीं होतं तर आपण लाकडाच्या काठ्या टाकल्या असत्या तरी पण जमलं असतं. कळालं ना, ये वाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसको स्ट्रेंथ बढ़ानी है एंड सबसे ज़्यादा वाई किसके लिए होता है, स्टील के लिए होता है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टील जो है वो कॉलम एंड बीम में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फॉर रेक्टेंगुलर या फिर आई शेप बीम. उसको रिप्लेस करके अगर कहीं पे हमें सर्कुलर बीम या फिर सर्कुलर सरफेस है उसके ऊपर लोड अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पे जो डिप्रेशन आता है डेल्टा वो होता है WL³ अपॉन 12 पाई R⁴ इंटू वाई. WL³ अपॉन 12 पाई R⁴ इंटू वाई. ठीक है, तो अगेन ये डिपेंडेंसी हो गई. तो ये 3 पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके. फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक माउंटेन का, देन आई शेप बीम का, सर्कुलर शेप बीम का. क्या लिखना था यहाँ पे, समझ में आएगा ना, बस आपको क्लियर होना चाहिए. इस तरह की बस हेडिंग दे दो कि मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी, तो P बनेगा H⁻G, H मैक्स बनेगा P अपॉन रो जी, दैट विल बी इक्वल्स टू K अपॉन रो इंटू जी. हो गया. ये कितनी होती है, अराउंड 8 किलोमीटर. हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट डिप्रेशन इन द बीम. पहले आई शेप बीम, दूसरी सर्कुलर शेप बीम. हो गया, आई शेप एंड सर्कुलर शेप बीम्स. Next, write down next reading. Torque required to twist the rod. कोई रॉड है एंड उसमें अगर हमें ट्विस्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टॉर्क होता है कितना होता है, टाउ इज इक्वल्स टू पाई ईटा R⁴ इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल. आई इंटू अल्फा भी है बट वो रोटेट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे हमें रोटेट नहीं करना है, बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है. ट्विस्ट करना कळतं ना, पिरगळा व्हायचं आहे आपल्याला थोडंसं. ठीक है, तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, टाउ इक्वल्स टू पाई ईटा R⁴ थीटा अपॉन 2L. ईटा हर्षवर्धन, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन थीटा मतलब जो हम ट्विस्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका एंगल, एल मतलब लेंथ. ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू पाई ईटा R⁴ थीटा अपॉन 2L. हो गया. उसके बाद में लिखो ट्विस्ट कांस्टेंट और
टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज गिवन बाय, ये जो C होता है कांस्टेंट है जिसको हम डिफाइन करते हैं क्या, कौन सा कांस्टेंट, ट्विस्ट कांस्टेंट, या फिर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब वहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। तो कितना बनेगा फिर ये, पाई ईटा r⁴ अपॉन ट्वाइस ऑफ L, ये बनेगा C। एंड इसके ऊपर से फिर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग द रॉड, वर्क डन रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग द रॉड, कितना होगा वर्क डन, हाफ C इंटू थीटा स्क्वायर, 1/2 इंटू C इंटू थीटा का स्क्वायर। श्रवण क्या है C, ट्विस्ट कांस्टेंट जो अभी देखा था, तो कितना बनेगा वर्क डन, फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू बनेगा पाई ईटा r⁴ थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ L। सिर्फ क्या है, C एज इट इज है, थीटा स्क्वायर ऐड किया एंड ये डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ट्विस्टिंग द रॉड और इन रोटेटिंग द रॉड। अब इसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है, शाफ्ट कळतो का, हाँ रॉड, उसको हम शाफ्ट बोलेंगे। अगर 2 व्हील्स को कनेक्ट कर रहा, क्या एक्सेल होता है, एक्सेल जनरेटरमध्ये असतो, ठीक आहे, सगळीकडे असतो, जहाँ पे व्हील से रोटेशन का पार्ट आने वाला है वहाँ पे क्या होता है, रोटेटिंग शाफ्ट होता है। ते रोटर असतं, रोटर जनरेटर में, मोटर में, है ना, पावर प्लांट में, वो भी रोटेटिंग शाफ्ट हो गया, ठीक है। या फिर जनरल एक्सेल होता है 2 व्हील्स को कनेक्ट करने के लिए, वो भी शाफ्ट हो गया, ठीक है। देन शिप्स में प्रोपेलर्स होते हैं, शिप मेंढी प्रोपेलर, ठीक है। तो ये सॉलिड अगर रॉड दिया है, शाफ्ट दिया है, तो उसको रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा हमें, पाई ईटा r⁴ अपॉन 2L इंटू थीटा। सपोज यूनिट डिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे थीटा नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो 1 है। एंड उसको रिप्लेस करके अगर आपको बोला है कि हॉलो शाफ्ट है, अब हॉलो एंड सॉलिड में क्या डिफरेंस है, कळतं का, वेरी गुड। तो हॉलो के लिए कितना लगेगा, पाई इंटू ईटा, बट हॉलो की 2 रेडियस होती है, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, r⁴ माइनस r⁴ अपॉन 2L, ये सॉलिड को रोटेट करने के लिए, हॉलो को रोटेट करने के लिए। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पाई ईटा बाई 2L, पाई ईटा बाई 2L कैंसल, तो क्या बनेगा फिर, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर हॉलो अपॉन टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, r⁴ माइनस r⁴ डिवाइडेड बाय r⁴। बट ये a² माइनस b² है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब ये क्या बनेगा, r² प्लस r⁴ इंटू r² माइनस r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r⁴। ही स्टेप समजली का सगळ्यांना। a² माइनस b² का एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बस हमने यहाँ पे a को बोला है r⁴, b को बोला है r⁴। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर इन दोनों रॉड की वॉल्यूम अगर सेम है तो वॉल्यूम क्या होती है, πr² इंटू L, एरिया इंटू L। ये किसके लिए बनेगी फिर, सॉलिड के लिए, उसकी रेडियस r बोला है ना हमने। तो हॉलो के लिए क्या होगा, पाई इंटू r⁴ माइनस r⁴ इंटू L। फिर से यहाँ पे पाई L कैंसल, तो r² इक्वल्स टू क्या बना फिर, r⁴ माइनस r1 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे अगर हम ये r⁴ को ऐसे लिखेंगे, r⁴ अपॉन r1² इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r² इंटू r², तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो इन दोनों को कैंसिल किया तो फाइनली हमें यहाँ पे रेशियो मिल रहा है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट
hollow shaft to the torque required to rotate solid shaft will be equals to r1 square plus r2 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. बट प्रैक्टिकली अगर उनकी वॉल्यूम सेम थी तो वहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से ग्रेटर ही रहेगा. दोघांच्या ॲडिशनचा स्क्वेअर आहे, इससे ग्रेटर ही रहेगा. इससे ग्रेटर रहेगा इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा, ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन 1, ग्रेटर दैन 1. अगर इनका रेशियो ग्रेटर दैन 1 हो गया मतलब टाउ फॉर हॉलो अपॉन टाउ फॉर सॉलिड ये ग्रेटर दैन 1 है. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट कौन सा शाफ्ट ज़्यादा रहेगा. कळालं ना. त्यामुळं हॉलोला रोटेट करणं अवघड आहे कंपॅरिझन टू सॉलिड शाफ्ट. कसं आता हे बघितलं आपण. कळालं. राईट डाऊन. टॉर्क रिक्वायर्ड स्टार मार्क करके हेडिंग लिखो. टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट hollow shaft, torque required to rotate hollow shaft is greater, hollow shaft is greater than torque required to rotate solid shaft. कैसे, बोर्ड पे लिखा है, छाप लो. वॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे तो. सिलेंडरची वॉल्यूम काय असते, पायर स्क्वेअर इंटू एच. एच को बस यहाँ पे एल बोला है. मॉड्यूल आणले का, आहे का विकलं, आहे ना. मॉड्यूल आणले सगळ्यांनी. कुठल्या मॉड्यूलमध्ये हा टॉपिक हे माहिती आहे सगळ्यांना, कुठल्या. वेरी गुड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स प्लस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है. तो सॉलिड से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्चुअल डेटा था हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है. बट इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व करने हैं. तो आज जो है आपको एक छोटा सा होमवर्क है. एकाकडे पण नाही मॉड्यूल, जे इथं बसून रोज सोडवत असतात त्यांच्याकडे मॉड्यूल आहे. मी तिकडे येऊ का. आणि जे घरी सोडवतात त्यांच्याकडे नाही आहे ना. किती एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता आज. डीपीपी असणार नाही, 30 पर्यंत होतील. आपण डीपीपी मध्ये असेही रोज 30 करतो. ठीक आहे. तो मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स रिलेटेड 30 आहेच नाही मला वाटतं. नाही, ओनली 38 क्वेश्चन्स आर देअर. 38 आहे. तर हां, 38 पैकी काय करा, 20 पण नका करू आज. फक्त 19 क्वेश्चन मॉड्यूल में से सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 19 ये आपको सॉल्व करना है. समझ में आ रहा है ना. एंड ये घर से सॉल्व करके आएंगे. सॉल्व करते टाइम देखो मॉड्यूल के क्वेश्चन की लेवल मैंने स्टार्ट में ही बोला है कि सबसे जो अच्छी लेवल होती है वो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल में मिल रही है आपको. तर फक्त फॉर्मेलिटी म्हणून सोडू नका. ईच एंड एवरी क्वेश्चन पहले रीड कर लो. उसके बाद जो सोल्यूशन दिया है उसको भी रीड करके समझ लो. उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट आपको करना है क्वेश्चन रीड करके, बिना देख के आपको क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं चेक करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम्स ऐसे होगा कि फर्स्ट टाइम आंसर आएगा ही नहीं, आपको फिर से सॉल्यूशन रीड करना पड़ेगा. तो ऐसे आपको 3 बार एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जब तक बिना देख के आंसर नहीं आ रहा है तब तक. ठीक है. एंड सॉल्व एग्जाम्पल से ये हो जाने चाहिए. ठीक है. बट त्यामध्ये एखादी कन्सेप्ट नवीन वाटली, एखादं ॲप्लिकेशन मिक्स वाटलं, कुछ डाउट अगर है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. एंड फिर कल के लेक्चर में जो कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 2 3 है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है. बट सॉल्व एग्जाम्पल आपको खुद से करने. क्लियर. फिर कल रिमेनिंग हो गई, फिर 38 मतलब 19 हो गए रिमेनिंग. उसके बाद में और डीपीपीज हमारी पेंडिंग है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, हम वो सॉल्व करेंगे. ओके. चलो हो गया लिख के. देवेश का एक डाऊट अक्कल. देवेश काय डाऊट होता तुझा बेटा, तुम्हाला एक डाऊट विचारायला आला होता.
हां व्यवस्थित ऐका सगळे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रीड करून सांग. क्वेश्चन नंबर, हळूहळू सगळ्यांना कळेल असं. ठीक है, उसका जो डाउट था वो कॉमन डाउट है, सबको आना चाहिए. जनरली वहां पे क्या बोला है, ये हो गया था लिख के. वहां पे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है विच इज गिवन बाय mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. एंड क्वेश्चन में क्या बोला है, मास को डबल किया है, लेंथ को डबल किया है, बाकी सब कांस्टेंट है. तो यहाँ पे अगर रिलेशन देखेंगे तो ये जो y होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू एल के साथ. तो अगर हम m को डबल करेंगे, लेंथ को डबल करेंगे तो डबल इंटू डबल, मतलब y2 कितना बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ y1 बनना चाहिए. ये कॉमन फ्रॉम इक्वेशन हमारा प्रेडिक्शन है, समझ में आ रहा है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि y आया कहाँ से, याद है आपको, y का मतलब कौन है, ये कहाँ से आया यंग्स मॉडुलस, क्योंकि हमने इससे पहले डिफाइन किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को. मतलब यंग्स मॉडुलस नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बोथ आर सेम, फक्त आर रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ अपन यूज करते. अब ये म्यू कहाँ से आया था, याद है आपको, जब हमने लिखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल्स टू आता है म्यू इंटू स्ट्रेन. यानी कि ये जो म्यू है ये कौन था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था. समझ में आ रहा है ना. इसलिए y भी कौन होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा. इसलिए ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट ही होता है. समझ में आ रहा है. तो y कांस्टेंट है इस इक्वेशन में एंड पाई कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएबल्स है. इसलिए बाकी किसी के चेंज होने से y में कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगे. क्लियर आहे. ठीक आहे. और शंतनू तू पण काहीतरी डाऊट विचारला होता मला, चांगला डाऊट होता तुझा पण. हे डाऊट क्लासमध्ये का सांगतोय, कारण हे कॉमन सगळ्यांना पडणारे प्रश्न आहेत, बरोबर आहे. त्यांनी विचारले, बाकीच्यांना विचारायला वेळ नाही मिळाला. शंतनू तू काय विचारलं होतं, काय क्वेश्चन होता, लक्षात नाही का. हाँ, मतलब वो वेव्स का एंड इलास्टिसिटी का मिक्स क्वेश्चन था, जिसमें क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, देन लेंथ गिवन थी, टेंशन गिवन था, एक्सटेंशन. हाँ, ऐसे क्वेश्चन था. देखो आपको यन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे थे, वहाँ पे आपको y गिवन था, एरिया गिवन था, एक्सटेंशन गिवन थी, ओरिजिनल लेंथ गिवन थी, एंड वायर की मटेरियल डेंसिटी यानी म्यू गिवन थी. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के, तो एक ही फॉर्मूला है 1/2L रूट ऑफ T/m. L तो दिया था, म्यू भी दिया था, बट T नहीं दिया था. तो T को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये सारा डेटा दिया था. समझ में आ रहा है ना. ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो टॉपिक के कन्सेप्ट कंबाईन करके दिए. ठीक आहे. तर शंतनूचं जे वर्क चालू आहे ते खूप व्यवस्थित एक्सलंट चालू आहे. बाकीच्यांना पण मी काल सांगितलं त्या पद्धतीने सुरू करा. कुठलं पण एक बुक घ्या, हे आपल्या तर वर्कशीट होतातच सॉल्व, नो डाऊट इन दॅट. नाही झालं तरी पण ते पण डाऊट होतं, बट आपला कॉन्फिडन्स बिल्डअप होण्यासाठी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी तुम्हाला हेल्प कोण करणार आहे, जेव्हा तुम्ही आपलं मटेरियल सोडून अदर मटेरियल स्टडी करायला घेणार आणि त्यामधले क्वेश्चन सॉल्व होतील तेव्हा. कळालं ना. मी सांगितले लिमिट नाही आहे, रोज एक होतो एक करा, 5 होतात 5 करा, 10 होतात 10 करा, फरक पडत नाही, बट ॲटलिस्ट काही ना काही करा. मला वाटतं प्रणिता पण सेम वर्क करायला लागली आहे. प्रणिता गायबच आहे तेव्हापासून. ठीक है. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी का थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीट होता है. पहले टॉपिक के सारे फॉर्मूले कंसेप्ट क्लियर करो, प्रिपेयर करो, देन 2 वर्कशीट डिस्कस करके हो गई है ना. ईच 30-30 प्लस 2 DPP, मतलब 80 क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए रिलेटेड टू इलास्टिसिटी. आज का आपका टास्क क्या है, बस स्टार्ट टू एंड पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड दूसरा पार्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट 19 सॉल्व एग्जाम्पल है जिनको सॉल्व करना है, आज के आज ही सॉल्व करना है. क्लियर है. एंड जो नहीं होंगे, 1-2 डाउट्स अगर है तो हम क्लास में लेंगे, बट उद्या जर तुम्ही म्हटले सर एक पण क्वेश्चन नाही कळाला तर मग परत सॉल्ड एक्झाम्पल 19 सॉल्व करायला आपल्याला 2 दिवस लागतील लेक्चरमध्ये. मग त्यानंतर कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन वगैरे, कळालं ना. त्यामुळे सॉल्ड एक्झाम्पल हे समजून घेण्याचं ट्राय करा. आता तुम्ही त्या कंडिशनमध्ये त्या लेवलला आहात कि सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है और वो समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, उसको और एक बार पढ़ो और एक बार सॉल्व करने का ट्राय करो. मी म्हणतो की 19 चे 19 नहीं होणार, पण एक त्यापैकी ॲटलिस्ट 15-16 जो है वो पूरे हो जाने चाहिए.
क्लियर है? चलो, तो कल जो है कंसेप्ट एप्लीकेशंस रिलेटेड टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम डिस्कस करेंगे.